So what we are going to revise today is अतिचार चिकित्सा. अतिसार चिकित्सा ये अतिसार में द्रव मल प्रवृत्ति होती है. गुदेन बहुद्रव शरणम अतिसारम, ये इसकी व्याख्या बताई गई है. चरक ने नहीं बताई, लेकिन बेसिकली अतिसार मतलब गुद से जब बहुद्रव बाहर निकलता है तो उसे अतिसार कहते हैं. बहुद्रव का मतलब ये है कि मल जो है वो बहुत सारे द्रव्यांश के साथ निकलता है. लेकिन चरक में अगर वातज, पक्वातिसार या कफज अतिसार का वर्णन देखें तो वातज पक्वातिसार में और कफज अतिसार में मल जो है वो ज्यादा प्रमाण में पानी के साथ नहीं निकलता. रादर वातज पक्वातिसार में तो मल ग्रथित निकलता है. लेकिन बहु द्रव, इसमें द्रव जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही बहु भी इंपॉर्टेंट है. तो या तो मल की संवेदना बार बार आना अतिसार है, या तो मल के साथ बहु जल निकलना, बहु द्रव निकलना अतिसार है. तो अतिसार कैन बी बोथ, आइदर इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी और इंक्रीज इन वाटर कंटेंट. दोनों भी अतिसार में माने जाते हैं, बहु द्रव. ठीक है. सो हाउ मेनी पीपल हैव कम? वी हैव 16. सो वी विल स्टार्ट. अतिसार चिकित्सा. अतिसार के 6 प्रकार चरक ने बताए हैं. 4 दोषज हैं, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज. और 2 प्रकार अलग से बताए हैं जो मानस है. ये जो है ये 4 शरीर के प्रकार है. 2 अलग से प्रकार बताए हैं जो मानस है, मन की वजह से होने वाले. उसमें से एक है भयज और एक है शोकज. ठीक है. भयज अतिसार भय से उत्पन्न होता है और शोकज अतिसार शोक से उत्पन्न होता है. शोक मतलब बहुत सारा दुख या डिप्रेशन, तो उससे भी अतिसार उत्पन्न हो सकता है, ऐसा चरक का कहना है. अब जब हम आगे चलते हैं तो निदान में चरक ने वायु, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज के निदान अलग से बताए हैं. भयज और शोकज के जो निदान है वो मानस लक्षण भय और शोक है. तो भयज और शोकज में विशेष कोई निदान नहीं बताए. मन के लक्षण जो शोक और भय है उसी के साथ भयज और शोकज अतिसार उत्पन्न होता है, ये उन्होंने निदान में बताया. भयज और शोकज अतिसार में एक चीज ध्यान रखनी है कि भयज और शोकज अतिसार उस आदमी को उत्पन्न होता है जो आदमी मन से वीक है, जिसका मनोबल वीक है. जिसका मनोबल स्ट्रांग है उसको भयज या शोकज अतिसार नहीं हो सकता, क्योंकि उसका सत्व गुण स्ट्रांग है, तो वो रज और तम गुण को कंट्रोल करके रखता है. लेकिन जिनका मन वीक है, जो जल्दी डर जाते हैं, जो जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, उनको भयज और शोकज अतिसार जो है वो जल्दी हो सकता है. अगर आपको याद है तो फिजिकली मैंने जब क्लास लिया था तो मैंने एक उदाहरण भी बताया था उस लेडी का जिसका अम, पति बैंक में सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करता है. तो जिस दिन उसको लेट हो जाता है उस दिन इस लेडी को भयज अतिसार चालू हो जाता है. क्यों? क्योंकि उसके मन में ऐसा आ जाता है कि अरे मेरे पति को किसी बैंक के डाकू ने गोली तो नहीं मार दी होगी. तो भयज और शोकज अतिसार ये मानसिक लक्षण से होते हैं. अब वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज अतिसार किस वजह से होते हैं वो देखते हैं. वातज अतिसार जो है ये ज्यादा करके जितने भी वातज प्रकार के रोग हैं इनमें आपको जो निदान है वो निदान सेम ही मिलेंगे. एक और चीज मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जब आप कोई भी व्याधि की चिकित्सा लिखेंगे
तो चिकित्सा लिखते वक्त निदान को अवश्य लिखना जरूरी है। क्यों? आप उसमें एक श्लोक सभी व्याधि में डाल सकते हैं कि क्योंकि संक्षेपतः क्रियायोगो निदान परिवर्जनम, सभी व्याधियों की चिकित्सा में डाल सकते हैं। हाँ, क्योंकि संक्षेपतः क्रियायोगो निदान परिवर्जनम अर्थात निदान का परिवर्जन करना चिकित्सा का मूल उद्देश्य है, या चिकित्सा का संक्षेप से जो वर्णन किया गया है उसमें मूल भाग जो है वो द बेसिक focus on chikitsa should be in the nidana parivarjan, that is to stay averse from the causative factors of the disease. It is very important to first know what are the causative factors of the disease. तो ये लाइन आप हर व्याधि की चिकित्सा में लिख सकते हो विथ श्लोक। तो जब आप ये विथ श्लोक लिखोगे तो आपके 4 लाइन भर जाएंगे पहले शुरू, और आपने कुछ गलत नहीं लिखा है, आपने जो लिखा है एकदम सही लिखा है। और उसके बाद आपने निदान चालू कर दिया। देखो ऐसा होता है कि जब हम क्वेश्चन पेपर लिखते हैं तो मेडिकल स्टूडेंट जो हैं वो 2 प्रकार से क्वेश्चन पेपर लिखते हैं। अगर मैंने आपको पूछ लिया, मतलब अगर किसी को क्वेश्चन पेपर में ये आ गया कि डिस्क्राइब गोट, गोट को डिस्क्राइब करें, तो कोई जो होता है वो गोट को डिटेल में डिस्क्राइब करता है। मतलब गोट है, 4 पांव का जानवर है, उसके 2 कान होते हैं, एक पूंछ होती है, ज्यादा ऊंचा नहीं होता, उसकी 2 आंखें होती हैं, और फिर उस डिटेल में और डिटेल में चला जाता है। आंखों से उसको दिखता है, कानों से उसको सुनाई देता है, पूंछ वो हिलाती है, पाँव से वो चलती है। ठीक है, तो ये ठीक है, मतलब दिस इज ओके। द रीजन इज बिकॉज यू आर स्टिल डिस्क्राइबिंग द गोट, बट देर आर सम पीपल जो क्या करते हैं कि गोट को लेके जाके झाड़ के साथ बांध देते हैं कि ये गोट है, इसके गले में रस्सी है, इस रस्सी से इस गोट को इस झाड़ से बांध दिया है। ये झाड़ बहुत ऊंचा है, इसको बहुत पत्ते हैं, इसके मूल जो है वो जमीन में बहुत नीचे तक जाते हैं, उसके मूल जो है वो झाड़ के लिए पानी ले आते हैं, इसका जो तना है वो ब्राउन है, पत्ते जो है। तो यू आर नॉट एक्चुअली डिस्क्राइबिंग द गोट, यू आर डिस्क्राइबिंग द झाड़। तो योर आंसर शुड बी डिटेल, बट इट शुड डिस्क्राइब द गोट नॉट द झाड़। ठीक है, तो इसीलिए दीज आर ऑल tactics to increase your answer length, at the same time not go outside the goat. तो इसीलिए निदान में आप ये श्लोक हर व्याधि में लिख सकते हैं, चिकित्सा में आप ये श्लोक हर व्याधि में लिख सकते हैं। एक संक्षेपता क्रिया योगो निदान परिवर्जनम, निदान इंपॉर्टेंट होने की वजह से द बेसिक फोकस ऑफ ट्रीटमेंट आर इज टू stay averse or stop the consumption or stop the association with nidan, various nidans of the disease, and therefore it is very important to first know the nidan of the disease. देखिए चिकित्सा के पेपर में या चरक के पेपर में ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 व्याधियों की चिकित्सा पूछी जाएगी, ज्यादा से ज्यादा। तो अगर 1 या 2 व्याधि की चिकित्सा पूछी जाएगी और उसमें आपको अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है और इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू राइट अराउंड 7 to 8 पेजेस, तो all this is going to help you in increasing the number of pages when you know everything but you don't know how to write. So the first point, why I am giving this as a मतलब नोट के हिसाब से क्यों दे रहा हूँ, ये हर हर पार्ट नोट्स के हिसाब से क्यों दे रहा हूँ, उसका कारण ये है कि अगर ऐसे पॉइंट वाइज लिखोगे, अभी मैंने तो ये करने के लिए, क्या करने के लिए, जगह कम या जगह को सेव करने के लिए मैंने वातज नहीं, मतलब मैंने कैसे लिखा है कि निदान संक्षेपता क्रिया योगो निदान परिवर्जन, उसके बाद पहला वातज, ठीक है, उसके बाद वातज के कारण यहाँ डैश मारा, वायु सेवन, फिर डैश मारा व्यायाम,
फिर नीचे वाली लाइन में डैश मारा, वेग धारण। आई एम नॉट राइटिंग फुल लाइन्स, आई एम राइटिंग ओनली पॉइंट्स। चौथा मारा लाइन मैथुन। पांचवा मारा रुक्ष आहार। दिस आई एम राइटिंग वन बिलो दी अदर। तो आपके निदान में ही 10 लाइन भर गए, निदान में ही आपने 10 लाइन भर दी है और आपने कोई भी चीज गलत नहीं लिखी उसमें, और दिखने में भी अच्छा हो गया। इट इज वेरी नाइस टू सी। तो दिस इज हाउ पॉइंट वाइज यू कैन राइट द पेपर। कोई पॉइंट में कुछ लिखना है कि वायु सेवन, वायु सेवन अगर टाइम है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि वायु सेवन, वायु का अधिक सेवन करने से सामान्य विशेष सिद्धांत से वात का प्रकोप होता है। इसीलिए मैं हमेशा अभी जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उनको मैंने हर बार बोला है कि फर्स्ट ईयर का पहले साल का पहला अध्याय, इसके जितने भी श्लोक हैं सब बाय हार्ट कर लो। रीजन ये है कि ये आपको जिंदगी भर काम आएंगे एग्जाम में और चिकित्सा में। तो हम आते हैं वापस से वायु सेवन, मतलब वायु का सेवन करना। वायु का सेवन मतलब ज्यादा, मतलब हवा में चलना, या वायु जहां आ रहा है ऐसे सामने सीट पर बैठना। आतप सेवन, आतप सेवन मतलब धूप का सेवन ज्यादा करना। व्यायाम मतलब व्यायाम ज्यादा करना। वेग धारण मतलब मल मूत्र के वेगों को रोकना। मैथुन मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी ज्यादा करना। रुक्ष आहार मतलब रूखा आहार लेना जिसमें बिल्कुल भी स्निग्धता नहीं है। रूखा आहार कैसे होता है, मैंने टाइम एंड अगेन बता दिया कि रूखा आहार वो होता है जो स्निग्धता या द्रवता तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता है। आप जलेबी को दूध में डुबाओ, वो एब्जॉर्ब नहीं करेगी दूध, लेकिन अगर आप बिस्किट को दूध में डुबाते हो या पाव को दूध में डुबाते हो तो तुरंत दूध एब्जॉर्ब करता है। तो दैट इज रुक्ष आहार। अल्प आहार और प्रमित आहार। अल्प और प्रमित आहार मतलब, प्रमित मतलब अनन्यूट्रिशियस, अल्प मतलब कम प्रमाण में, और तीक्ष्ण आहार। तो अगर आपने देखा तो इसके जो भी निदान है उसमें से कुछ निदान जो है, ये निदान जो है ये यहां तक, सॉरी, ये वात के प्रकोप करने वाले हैं, वात के प्रकोप करने वाले विहार हैं। और जबकि इसके आगे वाले जो निदान हैं रुक्ष आहार से आगे, ये वात को प्रकोप करने वाले आहार हैं। तो अतिसार के निदान में आहार भी लिखे हैं और विहार भी लिखे हैं। वात को प्रकोपक आहार भी लिखे हैं और विहार भी लिखे हैं। फिर पित्तज में अग्नि का सेवन, उष्ण मारुत का सेवन। मतलब देखो जहां पर भी वायु आता है वहां आतप आता ही है, लेकिन जहां आतप आता है वहां वायु नहीं आता। ठीक है, तो इट इज नॉट अपोजिट वे। आप दोनों भी लिख दोगे तो भी कोई गलत नहीं है। तो पित्तज में भी आतप और मारुत का सेवन आता है, लेकिन यहाँ पर उष्ण मारुत, ठंडे मारुत से पित्त प्रकोप नहीं होता। उष्ण मारुत गर्मी वाली जगह पर या गर्मी वाली हवा के सामने अगर बैठेंगे तो पित्त प्रकोप होता है। आतप सेवन सूरज का, क्रोध और ईर्ष्या, ये भी वापस मानसिक है। इसके बाद जो आहार उन्होंने बताया है, आहार में उन्होंने बता दिया कि आम्ल लवण कटु क्षार उष्ण तीक्ष्ण आहार। इसमें आप लिख सकते हैं कि आम्ल लवण कटु इसलिए क्योंकि ये तीनों रस जो हैं वो पित्त प्रकोपक हैं। क्षार उष्ण तीक्ष्ण जो पित्त को प्रकोप करने वाले गुण हैं, जो सामान्य विशेष सिद्धांत से पित्त के गुणों के विपरीत है। उसके बाद कफज देखते हैं। कफज में भी उन्होंने आहार और विहार बताए हैं। आहार में उन्होंने बताया है अधिक भोजन, आलस्य, चिंता, निरंतर शयन, बार बार मतलब हमेशा सोए रहना। इसके साथ आप आपके भी ऐड कर सकते हैं कि बिल्कुल भी चेष्टा न करना, बिल्कुल भी व्यायाम न करना। बिकॉज एक ध्यान रखिए, ऑल व्हाट इज गिवन इन संहिता इज इंडिकेटिव। इंडिकेटिव का मतलब दे वांट टू इंडिकेट दैट ये अगर करेंगे तो कफ का प्रकोप होगा। इट डजंट मीन दैट सिर्फ उसी से होगा। दे आर इंडिकेटिव द नंबर ऑफ। तो आई ऑलवेज एडवाइज स्टूडेंट्स की
कफ के प्रकोप के, पित्त के प्रकोप के, वात के साधारण प्रकोप के जितने भी कारण हैं, जितने भी कारण हैं, आप उनको एक नोट बना के रख दीजिए। मैं नहीं बनाऊंगा, बिकॉज यू हैव टू मेक इट योरसेल्फ। नोट बना के रख दीजिए। नोट बनाने के बाद वही कारण को आप बार बार कोई भी चिकित्सा में लिख सकते हैं। तो कफज में अधिक भोजन, आलस्य, अचिंत्या, निरंतर शयन, गुरु आहार, मधुर आहार, शीत आहार, स्निग्ध आहार। तो चार मतलब आहार के भी टाइप हो गए, गुरु, मधुर, शीत और स्निग्ध। क्यों? क्योंकि सामान्य विशेष सिद्धांत से कफ के विपरीत है, सॉरी कफ के समान है। तो इसीलिए आहार के बता दिए और विहार के बता दिए। भयज और शोकज हो ही गया था। अब सन्निपातज। सन्निपातज तीनों दोष का प्रकोप के वजह से होगा। तो वातज, पित्तज और कफज तीनों दोष के प्रकोप के कारण के वजह से सन्निपातज का निदान होगा। तथा कुछ अलग कारण बताए उन्होंने, जैसे विरुद्ध गुण आहार, विषम भोजन, विकृत जल। हम कहते हैं कि अतिसार इज अ वाटर बॉर्न डिसीज। ठीक है, रोटा वायरस, रोटा वायरस से होने वाला जो डायरिया, अतिसार है, दैट इज अ वाटर बॉर्न डिसीज। तो इसीलिए विकृत जल को भी उन्होंने लिया है और वेगधारण को भी उन्होंने लिया है। इन सब से होने वाले जो हैं वो सन्निपातज अतिसार में आता है। अब हम चलते हैं संप्राप्ति। संप्राप्ति में हमेशा दो लाइनें डालना कि चिकित्सा का मूल उद्देश्य जो है, चिकित्सा का मूल उद्देश्य कोई भी, उसका एक श्लोक है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मेरा बाय हार्ट है लेकिन याद नहीं आ रहा मुझे, अगले बार में मैं बता दूंगा कि संप्राप्ति जो है ये जब बनती है तभी रोग उत्पन्न होता है। और रोग का नाश करने का एक ही जरिया है। There is only one way to get rid or get free from the disease, that is to do a संप्राप्ति भंग। ठीक है, तो एवरी टाइम यू राइट व्हाट इज, चिकित्सा लिखते हो तो आप क्या लिखेंगे? ज्यादा से ज्यादा आप निदान लिखेंगे, पूर्वरूप, पंच निदान लिखेंगे। पंच मतलब निदान, पूर्वरूप, रूप, संप्राप्ति, उपशय, आहार, विहार, यही तो चिकित्सा है। तो जब संप्राप्ति लिखेंगे तो संप्राप्ति में अगर आपने लिख दिया कि संप्राप्ति के बिना कोई रोग हो नहीं सकता, और रोग का बेसिक मतलब चिकित्सा का बेसिक एम जो है वो संप्राप्ति भंग करवाना है, तो इसीलिए हमें संप्राप्ति का भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, 3 लाइन हो गए आपके, 3-4 लाइन। अब आपने संप्राप्ति लिखना चालू कर दिया। तो वातज की, पित्तज की, कफज की, बहुत रेयरली डिसीजेज ऐसे हैं जिनकी संप्राप्ति बहुत बड़ी है। बाकी आयुर्वेद में जो भी संप्राप्ति है वो ऐसे ही 2-3 पॉइंट्स की है, ज्यादा बड़ी नहीं है। श्लोक बड़े हैं लेकिन पॉइंट्स बड़े नहीं है। तो वातज की संप्राप्ति पहले देखते हैं। वातज की संप्राप्ति में वात प्रकोप होता है। वात प्रकोप होता है, वातज है तो बिना वात प्रकोप के संप्राप्ति होगी ही नहीं। वात प्रकोप होता है, जाठराग्नि को मंद कर देता है, मूत्र, स्वेद और पुरुष को आशय में खींच लेता है। वात है, मोशन करता है, खींचने के लिए सबसे बेस्ट है। तो मूत्र स्वेद को पुरुष के आशय में खींच लेता है और पुरुष को द्रवीभूत कर देता है। ये मैंने जो लिखा है, आई हैव रिटन इट हॉरिजॉन्टली, आई हैव रिटन इट हॉरिजॉन्टली, तो एक लाइन में आ गया। यू कैन राइट दिस वर्टिकली, वर्टिकली लिख सकते हो आप। कैसे? वात प्रकोप, फिर एक एरो निकाल लिया, जाठराग्नि मंद, फिर एक एरो निकाल लिया, वात मूत्र स्वेद को पुरुष आशय में खींच लाता है। फिर एक एरो निकाल लिया, उसके बाद पुरुष को द्रवीभूत कर देता है,
पुरुष में द्रव भाग बढ़ जाता है और बाद में एक एरो निकाल के लिख दिया, इसी से वातज अतिसार उत्पन्न हो जाता है। आपने 5 पॉइंट में 10 लाइन लिखे विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि आपने एरो निकाल लिया और 3-3 वर्ड्स लिखे हैं। जबकि अगर आप पूरा पूरा लाइन लिखते तो आपको ज्यादा टाइम लगता और दिखने में भी अच्छा है, हैंडराइटिंग भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ऑलवेज संप्राप्ति को हॉरिजॉन्टली नहीं वर्टिकली लिखने की कोशिश करना है। मैंने शायद ये पहले भी बताया होगा और आज भी बता रहा हूँ, शायद आगे भी बताऊंगा, इसमें पुनरुक्ति दोष नहीं है। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपको एग्जाम के लिए याद रहे। ठीक है, तो पित्तज में पित्तज क्या होता है? पित्तज में पित्त प्रकोप होता है। सेम वर्टिकली आप लिख सकते हैं पित्त का प्रकोप। हाँ, आप इसमें ये भी लिख सकते हैं स्व कारण से पित्त प्रकोप। ये स्व कारण वर्ड बहुत बढ़िया है, क्योंकि जब दोष प्रकोप होता है तो दो प्रकार से होता है, या तो स्व कारण से होता है या तो पर कारण से होता है। पर कारण से पित्त प्रकोप कब होगा? जब वात प्रकोपित है, जैसे कामला में होता है। सॉरी, कामला नहीं, अब मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वात प्रकोपित होता है और वात प्रकोप पित्त प्रकोप को, पित्त को लेके चलो भाई घूम के आते हैं, ये बोलता है। तो जब वात प्रकोपित होके पित्त प्रकोप होता है तो वो पर कारण से पित्त प्रकोप हो गया। जब आतप सेवन या फिर उष्ण मारुत सेवन या फिर क्रोध, ईर्ष्या या फिर उष्ण तीक्ष्ण खाना, इससे जब पित्त प्रकोपित होता है तो वो स्व कारण से होता है। तो ये भी ध्यान रखना जरूरी है, जो पर कारण से प्रकोपित दोष हैं वो पर कारण शांत होने पे ही शांत होंगे। जो स्व कारण पे प्रकोपित दोष हैं वो स्व कारण होने से ही शांत होंगे। तो इसीलिए निदान जानना बहुत जरूरी है कि आपने क्या खाया पिया था कि आपको एसिडिटी हुई है। आपने वात प्रकोपक आहार विहार किया है और फिर भी आपको एसिडिटी हुई है, तो इसका मतलब पर कारण से पित्त प्रकोपित है। तो आपको वहां पर वात की चिकित्सा पहले करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके वात के वजह से पित्त प्रकोपित है। लेकिन वही अगर आपने तीखा खाया है और आपको एसिडिटी हुई है तो ये स्व कारण से पित्त प्रकोपित है। दिस नॉट ओनली इन द एग्जाम्स बट ऑल्सो इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। यू हैव टू एलिसिट, यू हैव टू गेट व्हाट वाज द निदान फॉर द डिसीज। तो यहाँ पर स्व कारण से पित्त प्रकोप हुआ है। पक्वाशय आश्रित हो गया पित्त, पक्वाशय आश्रित हो गया, उष्ण द्रव और सर गुण के अधिक्य से मल का भेदन कर दिया, और मल का भेदन कर दिया तो मल के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, और मल के छोटे टुकड़े हो गए तो पित्तज में एटलीस्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ मल इज इंक्रीज्ड। फिर कफज अतिसार, कफज अतिसार में कफ का प्रकोप हो गया, कफ का प्रकोप हो गया तो जाठर अग्नि मंद हो गया, और पुरुष जो है वो कफ के सौम्य गुण से, कफ का प्रकोप हो गया तो खाना ज्यादा क्लीन हो गया, और सौम्य गुण से पुरुष की आर्द्रता बढ़ गई। द वाटर कंटेंट इन द पुरुष इंक्रीजेस बट नॉट सो मच एज वात, वात के जितना नहीं होता लेकिन वाटर कंटेंट बढ़ जाता है। ठीक है, सन्निपातज अतिसार और भी इजी। त्रिदोष प्रकोप हो जाता है, जाठर अग्नि मंद कर देता है, त्रिदोष पक्वाशय में आ जाते हैं, पित्त उष्ण द्रव सर गुण से पुरुष का भेदन कर देता है, वात जो है वो पुरुष में गति बढ़ा देता है, और कफ जो है वो पुरुष में आर्द्रता बढ़ा देता है। तो तीनों दोष अलग अलग कारण से अलग अलग तरह से मल का भेदन कर देते हैं। ठीक है, अब पूर्व रूप। मेरे ख्याल से अतिसार जो है ये एक ही डिसीज अब तक मेरा जाना हुआ है कि जिसका चरक में कोई पूर्व रूप नहीं बताया गया। ठीक है, चरक में अतिसार का कोई पूर्व रूप नहीं बताया गया है, परंतु वातज के लक्षणों में भी, पित्तज के लक्षणों में भी, कफज के लक्षणों में भी, सन्निपातज के लक्षणों में भी, सिर्फ भयज और शोकज में नहीं, क्योंकि भयज और शोकज ये मानस है तो पूर्व रूप नहीं बताया गया, लेकिन सभी दोषज इसमें संप्राप्ति में अग्निमांद्य बताया गया। अग्निमांद्य, तो अग्निमांद्य ऐसा तो नहीं होता कि कल तक मैं 4 रोटी खाने की भूख लग रही थी लेकिन आज अचानक से मुझे भूख ही नहीं लग रही।
मेरी भूख कम हो जाएगी लेकिन भूख नहीं लगेगी, और भूख जो कम होती है वो भी ड्रास्टिकली कम नहीं होती, धीरे धीरे कम होती है। तो इसीलिए अग्निमांद्य को हम सभी दोषज प्रमुख प्रकारों का पूर्व रूप मान सकते हैं। और ये लाइन आपको लिखनी है, वहां पर एग्जाम में लिखनी है कि अति मतलब इट विल ऑल्सो शो दैट यू आर नॉट ओनली, आप सिर्फ चरक पढ़ते ही नहीं हो लेकिन उस पे विचार भी करते हो। ठीक है, उसमें आपने लिख दिया अतिसार को कोई पूर्व रूप नहीं बताया गया, लेकिन सभी प्रमुख प्रकारों में अग्निमांद्य की उपस्थिति को देखकर आप अग्निमांद्य को मान सकते हैं, मतलब यू आर गिविंग योर व्यू। ठीक है, तो यू आर स्कोरिंग अ ब्राउनी पॉइंट। इसके साथ साथ आप यह भी लिख सकते हैं कि इसका मतलब यह है कि अतिसार जो रोग है वो सडन आने वाला है, इसीलिए तो पूर्व रूप नहीं है इसके, सडनली आता है। मतलब आज सुबह मुझे अग्निमांद्य हो गया और शाम से अतिसार चालू हो गया, सो दिस इज सडन। तो इसीलिए अतिसार का कोई पूर्व रूप नहीं है, शायद बिकॉज इट इज सडन। डोंट एवर, देखो जो संयुक्तिक है, जो रिलेटेड है, उसको अपने व्यूज लिखने में एग्जाम में कभी भी शर्माना नहीं, बट इट शुड बी व्यूज विथ एन एक्सप्लेनेशन। पतंग मत उड़ाना एग्जाम में, लेकिन जो भी आपको लगता है उसका एक्सप्लेनेशन देना कोई बुरी बात नहीं है कि मुझे ये लगता है और इसका कारण ये है कि अतिसार का कोई पूर्व रूप नहीं बताया, क्योंकि अतिसार शायद सडनली आता है, उसमें ज्यादा पूर्व रूप देखने का टाइम नहीं मिलता। एंड दिस इज व्हाट प्रैक्टिकली हैपेंस ऑल्सो। कल मुझे संडास ठीक से हुआ था, आज मुझे सुबह क्या हुआ, द्रव मल हो गया। क्योंकि मल विसर्जन इज नॉट समथिंग विच आई एम डूइंग 4 times इन द डे, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 बार, तो मुझे पूर्व रूप मल में आ ही नहीं सकते। हाँ, पेट में गुड़गुड़ होना, अग्निमांद्य हो जाना, ये थोड़े बहुत पूर्व रूप आ सकते हैं, लेकिन पेट में जब गुड़गुड़ आ जाएगा आधा घंटे में तो अतिसार आ जाएगा। तो दिस माइट बी द रीजन व्हाई देयर आर नो पूर्व रूप मेंशन। Okay, so 31 students are there. Here is the link for attendance. बाकी सब लोग शायद इसमें चले गए, क्या कहते हैं उसको, एग्जाम के पढ़ाई करने में चले गए, प्रिपरेटरी। और यहाँ हम भी तो वही कर रहे हैं। ठीक है, तो अब रूप पे चलते हैं। अतिसार बहुत छोटा सा ये है, 2 पेज का है, लेकिन दूसरा पेज पूरी तरह से भरा नहीं। तो रूप पे चलते हैं। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप रूप को लिखें तो इट इज ऑलवेज बेटर दैट यू correlate the disease with a allopathic disease. Why? Because with that you will be able to remember the symptoms better. तो आमातिसार वातज अतिसार के 2 रूप बताए उन्होंने, पित्तज और कफज का कोई रूप नहीं बताया। हम रूप करके यहीं रुक जाएंगे। अगर किसी का अटेंडेंस ठीक से नहीं हुआ है तो इसी चैट बॉक्स में he can write his roll number, I will mark। लेकिन अगर आपको अटेंडेंस सबमिट करने के बाद कंफर्मेटरी पेज आ गया है तो दैट मीन्स योर अटेंडेंस हैज बीन सबमिटेड। तो रूप में वातज अतिसार के 2 प्रकार बताए हैं उन्होंने, आमातिसार और पक्वातिसार। इसका मतलब यह है कि दोनों वातज अतिसार से ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन एक में आम होता है और एक में आम नहीं होता। तो आमातिसार जो है उसमें शरीर में आम बढ़ गया है, शरीर में आम बढ़ गया है, शायद आम की वजह से भी वात प्रकोप हो सकता है, क्योंकि आम जो है वो रोक के रखता है, वो स्रोतोरोध निर्माण करता है, और उसके बाद वात को चलन करने के लिए जगह नहीं मिलती तो प्रकोपित हो जाता है। तो आमातिसार में वात प्रकोप हो जाता है और वो वात जो है वो आम को बाहर निकालने की कोशिश करता है। दैट इज द बॉडी टेंडेंसी कि शरीर को तकलीफ देने वाली जो चीज है उसको या तो शरीर में ज्यादा घुसने मत दो या तो शरीर से बाहर निकाल दो।
एंड दैट इज व्हाई वी हैव इन्फ्लेमेशंस. इफ यू रिमेंबर, अगर मुझे कांटा चुभ जाता है या कोई कीड़ा डंक मार लेता है तो वहां सूजन आ जाती है. क्यों सूजन आ जाती है? बिकॉज वॉट एवर द कांटा और द टॉक्सिन शुड नॉट एंटर. व्हाट इज सूजन? सूजन इज इंट्रासेल्युलर स्पेस में पानी भर जाता है ताकि वो कांटा या वो टॉक्सिन जो या वो जो भी द्रव्य उस इंसेक्ट ने मेरे शरीर में डाला है वो मेरे शरीर में और अंदर तक नहीं जाए, वहीं रुक जाए या अदर वहां से बाहर निकल जाए. तो इन्फ्लेमेशन इज अ सॉर्ट ऑफ बैरियर. तो वैसे ही बॉडी जो है आम या जो भी टॉक्सिन है उसको सबसे पहले शरीर से निकालने का कोशिश करती है. सो दैट इज व्हाई वी हैव लूज मल. पूरे शरीर से. उन्होंने बोला कि मूत्र और स्वेद, लेकिन यहाँ तो पूरे शरीर से अवधातु को पक्वाशय में लाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के डिस्टल पार्ट में लाया जाता है और धोया जाता है. आप इतना पानी पीते नहीं जितना आप द्रवमल में निकालते हैं. तो ये बाकी पानी कहां से आता है? दैट इज द सेल्यूलर लेवल फ्लूइड विच इज कॉल्ड इन टू वॉश द इंटेस्टाइन, कि यहां पर वाटर प्रेशर बढ़ा के बाहर निकाल दिया जाए. ठीक है. और शरीर बेचारा खुद को धोने का कोशिश करता है और व्हाट वी डू, वी गो टू द डॉक्टर एंड वी से सर ये जुलाब बंद होने का दवा दे दो ना. सो दिस इज रॉन्ग. आमातिसार को कभी भी आयुर्वेद ने रोकने से मना किया है. कभी भी आयुर्वेद ने आमातिसार को रोकने से मना किया. तो आमातिसार के लक्षण में क्या दिखेगा? मल विज्जल. विज्जल मतलब बहुत सारे जल के साथ. चिकना, क्योंकि आम है तो चिकना रहेगा, द्रव रहेगा. विज्जल का एक और अर्थ ये भी होता है कि जैसे ही आप अतिसार या स्टूल्स पास करो वो फट करके फैल जाता है, तो वो विज्जल है. सशूल, वात है तो शूल होगा. सशब्द, वात है तो शब्द होगा. मांसगंधी, आम अतिसार है तो मांसगंधी होगा, क्योंकि आम का स्मेल जो है वो बहुत गंदा होता है. ठीक है. और आम, आम इज अपाचित अन्न, जिसमें सड़ा गला अन्न होता है वो आम है, तो मांसगंधी होगा. नेक्रोस हो गया होगा. नाइट्रोजन जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है. तथा आदमान, पेट फूल जाना और पेट दर्द, ये आमातिसार के लक्षण है. पक्वातिसार में देखो, पक्वातिसार में मल विबद्ध होता है. विबद्ध मतलब द्रव नहीं होता, बांधा हुआ होता है. विबद्ध. ग्रथित होता है. ग्रथित, ग्रथित मतलब जिसकी गांठ. जैसे बकरी के स्टूल्स देखे हैं? बकरी के स्टूल्स, अगर बकरी के स्टूल्स देखें तो पिप्पली के जैसे रहते हैं. तो वैसे ही ग्रथित हो जाता है, मतलब जैसे आप कंचे से खेलते हैं तो छोटे 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 कंचे हो जाते हैं पक्वाशय में. जो कंचे जो होते हैं वो क्या होते हैं कि जब आप प्रेशर देते हो तो वो सभी कंचे एक साथ नीचे आ जाते हैं, एक भी कंचा बाहर नहीं निकलता, बिकॉज दे आर हार्ड एंड दे आर ग्रथित. और अगर निकले तो थोड़े थोड़े निकलते हैं, एक टाइम पे दो या तीन या थोड़े थोड़े. और सशब्द और सशूल तो है ही, क्योंकि वातज है. साथ में जब इनको जोर से निकालने के लिए जोर लगाया जाता है एनस की तरफ, तो एनस के मसल के फाइबर फट सकते हैं, तो परिकर्तिका हो सकती है. और इस पूरे चक्कर में बिकॉज आप बहुत सारा जोर लगा रहे हैं तो दो चीजें होती हैं. एक हॉरिपिलेशन या लोमहर्ष, गूज बम्प्स, और एक अधोशूल, क्योंकि आप पूरे पेट के पूरे मसल्स को जोर लगा के उस इंपैक्टेड स्टूल को बाहर निकालने का कोशिश कर रहे हो. दे आर इंपैक्टेड, दे डोंट वांट टू कम आउटसाइड और दे कैन नॉट कम आउटसाइड. तो इस इंपैक्टेड स्टूल को आप बाहर निकालने का कोशिश कर रहे हो. तो इसीलिए अधोभाग में, थाइज में, कमर में, पेट में, अधोभाग में शूल होता है. और इसी चक्कर में अगर ज्यादा प्रेशर कभी लग गया तो प्रोलैप्स ऑफ द रेक्टम विच इज ऑल्सो नोन एज गुदभ्रंश भी हो सकता है. तो ये वातज पक्वातिसार के लक्षण है. अब चलते हैं पित्तज में. ये जो है ये वायरल डायरिया है जो ज्यादा करके रोटा वायरस से होता है. पित्तज इज अ बैक्टीरियल डिसेंट्री. बैक्टीरियल डिसेंट्री में मल का वर्ण जो है वो विविध रंग का होता है. ऑफ कोर्स जितना आयुर्वेद में बताया उतने विविध रंग का नहीं होता, बट यूजुअली यू गेट ग्रीनिश येलो, येलोइश, ऑकर येलो. कभी कभी अगर खून आ जाएगा तो रेडिश येलो. तो आयुर्वेद ने भी हरा, पीला, नीला ऐसे वर्ण बताए हैं.
नीला वर्ण मैंने नहीं देखा, लेकिन हरा पीला दिख जाता है। तो बैक्टीरियल डिसेंट्री इज नथिंग बट पित्तजतिसार। मल विविध रंग का होता है, रक्त और पित्त सहित होता है। जब पित्त सहित होता है तो वेरी डार्क येलो कलर, ऑकर येलो कलर हो जाता है, और रक्त सहित होता है तो रेडिश येलो कलर हो जाता है। तीव्र गंधी होता है, क्योंकि तीव्र गंधी पित्तज है, पित्त का गंध विस्र गंधा, पित्त को विस्र गंधी बताया। लघु विश्रम सरम द्रवम, तो विस्र गंधी होता है। यहाँ पर मांस गंधी है, यहाँ पर विस्र गंधी। विस्र मतलब तीव्र, इतना तीव्र गंध जो नाक में तुरंत चला जाए। और फिर पित्त प्रकोप के लक्षण दिखते हैं, जैसे भ्रम, मूर्छा, तृष्णा और दाह। साथ में जैसे हमने देखा कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, तो बार बार गुद भाग को धोने से या बार बार गुद भाग के इरिटेशन से, व्हाट इज कमिंग आउट इज बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, तो बार बार गुद भाग के इरिटेशन से गुदपाक और गुदशोथ होता है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं कफज में। कफज इज नथिंग बट अमीबिक कोलाइटिस। अमीबिक कोलाइटिस में मल चिकना होता है, इसके साथ कफ आता है, श्वेत होता है, सफेद तंतुदार होता है, मतलब जिसमें तंतु हो। गुरु होता है, पानी में तुरंत डूब जाता है। बार बार पेट दर्द के साथ होता है, मतलब जैसे ही आपको स्टूल्स पास करना है उसके पहले आपको पेट में दर्द आएगा। अधोभाग में गौरव होता है, क्योंकि आप मसल्स को वापस बहुत स्ट्रेच कर रहे हो। असंवेदन मल त्याग, आपको ऐसा लगता है कि गैस निकलेगा, लेकिन एक्चुअली मल भी निकल जाता है। ठीक है। लोमहर्ष, लोमहर्ष इज हॉरिपिलेशन। सन्निपातज, भयज, शोकज और रक्तातिसार हम अगली बार लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर एंड हैव अ वेरी नाइस डे।